देखिए जो लेक्चर 7 है आज का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि गांधी जी कब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और उन्होंने इनिशियली कौन कौन से मूवमेंट्स किए, और यहाँ से आगे हम हिस्ट्री में देखेंगे कि गांधी जी का अब धीरे धीरे करके इंडिया की आज़ादी में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले किसी भी जो लीडर के बारे में बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी लीडर जब गांधी जी जैसा हो। ठीक है, तो गांधीयन एरा बोलते हैं इनके टाइम पीरियड को। 1915 से 1948 तक इनका योगदान रहा। 1915 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं, और 1948 में 30 जनवरी को दुर्भाग्यवश, ठीक है, नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली से मार दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है। तो 30 जनवरी 1948 का इनका देहांत हो जाता है। अब यहीं पर ही बात आती है, इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। अब इनके जो वाइस रॉय उस टाइम पे, जब इनका जन्म हुआ उस टाइम पे भारत के वाइस रॉय थे लॉर्ड मायो। ये कई बार पेपर में पूछा गया कि जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ था उस साल भारत के वाइस रॉय कौन थे, तो लॉर्ड मायो। ये बात आपने याद रखनी है। फिर बात आती है कि इनके फादर का नाम है करमचंद गांधी, मदर का नाम है पुतली बाई, वाइफ है कस्तूरबाई। ठीक है, और इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्राइवेट सेक्रेटरी जो हैं महादेव देसाई, और पर्सनल असिस्टेंट मृदुला गांधी या मनुबेन। तो ये तो हुई इनके बारे में बेसिक बात है। अब मैं आपको बता देता हूं कि गांधी जी पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो ये एक इंस्पिरेशन भी है बहुत सारे लोगों के लिए कि जो आदमी पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे फिर भी इतने बड़े लीडर कैसे बने वो। ठीक है, तो ये हम उनसे सीख सकते हैं, बट फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब क्या होता है कि इनके फादर चाहते थे ये पढ़े, बट ये पढ़ने में अच्छे नहीं थे। तो होता है ना कि कई बार कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में हो जाती है जो बिल्कुल मतलब हर्ट कर देती है। तो ऐसा ही हुआ जब इनके फादर का देहांत हो जाता है। जब इनके फादर का देहांत होता है तो ये बात गांधी जी को बहुत हर्ट होती है, और ये अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, लंदन में एडमिशन ले लेते हैं बैरिस्टर के लिए, लॉ के लिए इंग्लैंड में एडमिशन ले लेते हैं। बट क्योंकि पढ़ने में अच्छे नहीं थे इसीलिए भाई अच्छे वकील भी नहीं बने, और बाद में फिर वहाँ से वकालत करके 1891 में इंडिया आ गए। अब इंडिया आ गए, और इंडिया आने के बाद क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो तब तक वो क्या है यहाँ पर फिर 1 1.5 साल यहीं रहे। फिर 1893 में एक अब्दुल्ला करके कंपनी थी, अब्दुल्ला एंड कंपनी थी, जो साउथ अफ्रीका में काम कर रही थी। इसका 1 ईयर का प्रोजेक्ट मिलता है इनको। ठीक है, और इस अब्दुल्ला एंड कंपनी के केसेस लड़ने के लिए ये वकील मतलब ये कंपनी हायर करती है एज ए लॉयर इन्हें, और साउथ अफ्रीका भेज देती है। और ऐसे करके ये साउथ अफ्रीका में जाते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे उन लोग के बहुत प्रॉब्लम्स देखते हैं, और वहीं पे वहाँ के लोगों के लिए लड़ने लग जाते हैं। अब वहाँ पे उनके लोगों के लिए लड़ने लग जाते हैं, तो वहाँ पे सारी बातें अपनी ज़्यादातर मनवा लेते हैं। ठीक है, चाहे वो गोरे काले में भेदभाव हो, चाहे वहाँ इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है, सारी चीज़ों को बनवा लेते हैं, और वो भी सिर्फ अहिंसा से। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये फेमस हो जाते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब ये वहाँ फेमस हो जाते हैं तो इंडियंस भी काफ़ी वेट कर रहे थे कि जो चमत्कार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में करके दिखाया है वो इंडिया में करके दिखाएं। तो इसलिए इनका वेट हो रहा था इंडिया में। ठीक है, तो ये फिर 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया वापस आएंगे, तो उन बातों को अभी समझेंगे कि साउथ अफ्रीका से कब आए। उससे पहले बेसिक जो कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो फैक्ट्स अबाउट गांधी जी। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस डिक्लेयर किया है। हमें पता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए ठीक है अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली चीज़, महात्मा या संत किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। 1917 में कहा था गांधी जी को। कई बार पेपर पूछ लिया गया है कि महात्मा या संत किसके द्वारा कहा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। फिर बात आती है मलंग बाबा या नंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया है, तो मलंग बाबा या नंगा फकीर, ठीक है, या नेग्ड सेंट कहा गया है। ये कबीले थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1930 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है मतलब जो इंडिया पाकिस्तान वाला जो रीजन है, वहाँ के कबीले के लोगों ने इन्हें मलंग बाबा या नंगा फकीर का नाम दिया। इसके बाद यहीं पर ही बात आती है फिर आधा, ठीक है, अर्धनंगा। ठीक है, अर्धनंगा फकीर किसने कहा है, तो इंडियन फकीर या ट्रेटर बाय विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं विंस्टन चर्चिल। उन्होंने 1931 में इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इनको राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो राष्ट्रपिता कहा है फादर ऑफ नेशन ने सुभाष चंद्र बोस 1944 में। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 24 जनवरी 2022 की जो वीडियो है, 24 जनवरी 2022 की जो वीडियो है उसमें
करंट अफेयर की जो वीडियो है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। तो वहां पे आप वो वीडियो देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है, किस तरीके से चीजें हुई। तो ये जो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में बातें पूछ ली जाती हैं गांधी जी से रिलेटेड। देखिए अब बात करते हैं कि जब ये साउथ अफ्रीका चले गए थे तो वहां पे लड़े, वहां पे इनका काफी योगदान रहा। गए तो 1 साल के लिए थे, लेकिन वहां पे जब रहे तो वहां पे प्रॉब्लम्स को देख देख के लगभग 21 साल वहां रुक गए। अब सोचो, एक इंडियन लीडर, दुबला पतला आदमी, 21 साल वहां रहा और सिर्फ व्रत रख रख के फास्ट पे बैठ जाते थे और वहां पे अपनी काफी सारी डिमांड फुलफिल करवा ली। तो जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो जाते हैं। जैसे आज कोई इंडियन किसी दूसरे देश में जाके और वहां के लोगों के आंदोलन करे और वहां पे अपनी बात मनवा ले तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो ही जाता है। ठीक उसी तरीके से गांधी जी, लोग जो बोलते हैं ना कि गांधी जी इंडिया में आके फेमस हुए थे, वो इंडिया में आके फेमस नहीं हुए थे, वो बाहर ऑलरेडी फेमस हो चुके थे। इंडियंस तो वेट कर रहे थे कि वो साउथ अफ्रीका जैसा चमत्कार इंडिया में करके दिखा दें। तो यहीं पर ही बात आती है। ऑन 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी अराइव्ड इन बॉम्बे, और ऐसे करके 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं इंडिया वापस आए। और इसी दिन को एनआरआई डे या प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनआरआई डे ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज याद होनी चाहिए कि बाहर जो इंडियंस गए हैं वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम करें, ठीक है। उसके ऊपर तो इसके ऊपर भी एनआरआई डे के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना चैनल पे जाके। फिर बात यहीं पर ही आती है कि फाउंडेशन ऑफ, जब इंडिया में आए तो इन्होंने सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया कोचरब बंगलो, ठीक है। ये कोचरब बंगलो अहमदाबाद में, ठीक है था, एक जगह थी, वहीं पर ही इन्होंने ये सत्याग्रह आश्रम स्टार्ट किया, ठीक है। अब बाद में 1917 में से शिफ्ट कर दिया जाता है, आश्रम शिफ्टेड एट द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। अहमदाबाद में ही साबरमती नदी के किनारे से शिफ्ट कर दिया जाता है और उसी को ही नाम दिया गया साबरमती आश्रम। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि साबरमती आश्रम कब बना, तो 1917 में बना। इनिशियली उसका नाम था कोचरब बंगलो। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, जहाँ पे गांधी जी रहते थे, चरखा चलाते थे, वो सब जगह, और जहाँ से उन्होंने डांडी मार्च की शुरुआत करी थी वो यही है। आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि पहली बार ये इनकी पब्लिक अपीयरेंस कब हुई थी, गांधी जी पब्लिक के सामने पहली बार कब गए। तो ही डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जब बीएचयू की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, ठीक है, जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, ठीक है, तो बनारस में, तो 4 फरवरी 1916 को जब उसका इनॉग्रेशन था, तो तब गांधी जी पहली बार इंडिया में किसी, मतलब एक होता है ना कि कॉमन गैदरिंग वाली जगह पे, भीड़ वाली जगह पर गए, या फर्स्ट उनकी पब्लिक अपीयरेंस थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कौन सी थी, तो वो यही थी, बीएचयू का जो सेरेमनी थी, आप ऐसे समझो। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। इंडिया में आए, शुरू के कुछ दिन तक वो ऐसे ही रहे। गांधी जी ने समझने की कोशिश करी कि इंडिया में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों फ्रीडम नहीं मिल पा रही, ये सब बेसिक सी बातें समझी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या है, आंदोलन शुरू किए। तो गांधी जी के बड़े आंदोलन से पहले गांधी जी ने छोटे 3 आंदोलन भी किए इंडिया में, जिन्हें इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी कहते हैं, ठीक है। और इन इंडिया तो कौन कौन से हैं, तो पहला है चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो सत्य की राह पे चल के आग्रह करना, सत्य की राह पे चल के अपनी बात मनवाना, उसे सत्याग्रह कहते हैं। तो 1916 में ये क्या है, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब 1916 में जब ये चंपारण सत्याग्रह हुआ तो क्यों हुआ, चंपारण बिहार में जगह है, गांधी जी का पहला आंदोलन है ये, ठीक है। इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी कहते हैं गांधी जी द्वारा, कि पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया गया। सिविल मतलब सिविलियन, आम नागरिकों की, ओबे मतलब फॉलो कर रहा, डिसोबे मतलब ना फॉलो कर रहा। तो आम जो नागरिक थे बिहार के, चंपारण के स्पेशली, उनकी जो बेसिक चीजें थी वो ओबे नहीं हो रही थी, वो मानी नहीं जा रही थी, डिसोबे हो रही थी। तो उसी के अगेंस्ट में आंदोलन। अब वो क्या आम बातें थी मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार के चंपारण वाले रीजन में एक बहुत ही घटिया सिस्टम चल रहा था, जिसका नाम था तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम का मतलब होता है 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड में उन्हें क्या कर रहा था, इंडिगो कल्टिवेशन कर रहा था, नील की खेती करनी थी। मतलब जैसे सपोज करो ये हमारी जमीन है, इस जमीन के 20 टुकड़े किए ऐसे करके, और 20 टुकड़े करने के बाद 3 हिस्सों में क्या करनी है, नील की खेती करनी है। तो 20 टुकड़ों में से 3 हिस्सों में नमी नील की खेती करनी है। आप सोच रहे हो, नील की खेती इस साल कर ली, फिर अगले साल, फिर अगले साल। अब नील की खेती के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जिस जमीन पर नील की खेती होती थी वो जमीन बंजर हो जाती थी, 7-8 साल के लिए बेकार हो जाती थी।
अब सोचो कि कोई इस बार 3/20 पे कर लिया, अगली बार 3/20 पे, ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, 3-4 साल बाद पूरी जमीन खत्म हो जाएगी। और फिर घर के खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए राशन पानी, क्योंकि ज़मीन की तो उपजाऊपन चला गया। तो इसी वजह से यहाँ के किसान भूखे मर रहे थे, ठीक है। इतना हैवी टैक्सेशन था, लोग मर रहे थे, इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे विश्व युद्ध भी चल रहा था, उसकी वजह से भी वो इतना हाई टैक्सेस लगा रहे थे, तो लोग बहुत दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा इस दिन कटिया सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और भी अंग्रेजों की जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अब बात ये आती है कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जैसे अब मैं हूं, मेरे जैसा कोई गरीब आदमी आंदोलन कर रहा हो, ठीक है, तो कौन पूछ रहा है, कोई नहीं बात करने वाला। वहीं अमिताभ बच्चन को बुला लिया जाए, तुरंत आंदोलन हाईलाइटेड हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी यही हुआ कि गांधी जी अमिताभ बच्चन की तरह फेमस थे। तो उस टाइम पे क्या किया, गांधी जी वॉज इन्वाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला एन इंडिगो कल्टिवेटर। तो वहां पर जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा, तो बाद में गांधी जी को इन्वाइट किया गया, जो उस टाइम के फेमस लीडर थे, और आंदोलन तुरंत हाईलाइटेड हो गया। किसने इन्वाइट किया, तो बिहार के लोकल लीडर थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने, ठीक है, इन्वाइट किया। जब गांधी जी वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि लोग बड़े दुखी हैं, बड़ी आस लेके बैठे हुए हैं गांधी जी से। तो जब वहां पे गए तो गांधी जी को, वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था बिहार का, ठीक है, WB हेको, उसने धमका दिया, बोला निकल लो तुम यहाँ से, तुमको जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। भाई गांधी जी ने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हमें जो करना है हम कर लेंगे, और देखते हैं किसमें कितना है दम। यही सब बात है हुई। और बाद में जब जो वो था ना, कोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो वहां पे भाई बहुत सारी भीड़ गांधी जी के पीछे घुस गई कोर्ट में। तो जज को मजबूरी में चीज़ें माननी पड़ी, ठीक है, और फिर उनका केस एक्सेप्ट करना पड़ा। और ऐसे ही करके धीरे धीरे करके यहाँ पे आंदोलन हुआ। तो इस टाइम पे फिर गांधी जी ने इस सिस्टम को हटवा दिया और अपनी जो पहला मूवमेंट था उसे सक्सेसफुल बना लिया। और ऐसे करके वहाँ के किसानों को कुछ राहत मिली। और जब से ये इनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो सक्सेसफुल हुआ, तभी से गांधी जी को बापू और महात्मा धीरे धीरे करके लोग बुलाने लगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आप बुकों में देखोगे तो हो सकता है ये आपको 1917 में मिले, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एनसीईआरटी में इसका ईयर 1916 ही है। तो इसलिए हम 1960 नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है आपने। चलिए, ये पहला आंदोलन था गांधी जी का। फिर दूसरा आंदोलन जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में जगह है और 1918 में ये आंदोलन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन 1918 वॉज द ईयर ऑफ द फेल्ड क्रॉप्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ड्यू टू ड्रॉट। देखो क्या होता है, 1917 के आसपास और 1918 की शुरुआत में खेड़ा में एक तो बारिश नहीं पड़ती, सूखा पड़ जाता है, भूखमरी हो जाती है, जिसकी वजह से पैदावार ही नहीं होती, तो भूखमरी से लोग मर रहे होते हैं। फिर एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम होता है प्लेग या हैजा, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब किसान टैक्स कहाँ से दें, ठीक है। सरकार तो अपना भाई द्वितीय विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए भर भर के टैक्स लगा रही है, और वैसे भी खूब लूटती थी यहाँ से पहले भी। तो अब जबकि जो एज पर द लॉ जो था वो क्या कहता था कि द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड टू रिमिशन इफ द प्रोड्यूस वाज लेस देन द क्वार्टर ऑफ द नॉर्मल आउटपुट। जो उस समय का कानून था, वो कानून कहता था कि अगर फसल 1/4 से कम होगी तो सरकार सहायता करेगी, टैक्स बिल्कुल नहीं रहेगी। अब यहाँ पे फेमाइन है, लोग, मतलब मैं बता रहा हूँ, खेड़ा खेड़ा जगह पे ही 17,000 के आसपास लोगों की जान चली गई थी उस समय महामारी की वजह से। तो अब आप समझ सकते हो कि इतना बुरा हाल था। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था, कायदे में सरकार को हेल्प करनी चाहिए थी लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ कानून तो यही कहता है कि अगर प्रोड्यूस जो है 1/4 से कम हो रही है तो उसकी सहायता करी जाए। मगर यहाँ पे सहायता तो छोड़ो, वहां पे they did not give compensation, instead increase the taxes by 23% in बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे, आज का गुजरात और महाराष्ट्र मिला के बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनती थी उस समय। उसमें क्या किया उन्होंने कि सब लोगों को सहायता कर रही थी तो छोड़ो, वहां पे 23% टैक्स और बढ़ा दिया। यार क्या मजाक चल रहा है, लोग वैसे ही मर रहे हैं और तुम अपनी मतलब मजे ले रहे हो। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड एनी रिमिशन फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू, और उन्हें मने कर दिया कि नहीं, हम सहायता भी नहीं करेंगे और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो भाई जनता तो भाई विद्रोह करेगी, उसका क्या है। तो उन्होंने विद्रोह किया। तो लीडर जो थे इस आंदोलन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदु याग्निक, शंकर बैंकर, ठीक है, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, मोहन पांड्या, रविशंकर व्यास, ये सारे लोग वहाँ के लीडर्स थे इस आंदोलन के। बट फिर वही वाली बात, आंदोलन फेमस नहीं हो रहा था क्योंकि कोई बड़ा लीडर नहीं था। बाद में फिर गांधी जी को इन्वाइट किया गया। जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और ऐसे करके आंदोलन फेमस हो गया। गांधी जी ने बोला सबको नॉन कोऑपरेट कर रहा है। ये गांधी जी का छोटे लेवल का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है।
जैसे पहली बार था ना कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, मगर छोटे लेवल का जो था वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह था। वैसे ही ठीक है, यहाँ पर जो खेड़ा सत्याग्रह है ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, पहला असहयोग आंदोलन छोटे लेवल का। ठीक है, ये कई बार पेपर पूछ लिया गया कि फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया कि सभी लोगों को बोल दिया कि अंग्रेजों को किसी भी चीज में सहायता मत करो, सपोर्ट मत करो, कॉपरेट मत करो, ना स्कूलों में, ना नौकरियों में, ना टैक्स देने में, किसी भी चीज में कॉपरेट मत करो, खुद ही दुखी होकर क्या करेंगे, हमारी बात मानेंगे। और ऐसा ही हुआ, सभी लोगों ने अंग्रेजों को कॉपरेट करना बंद कर दिया और नॉन कॉपरेशन छोटे लेवल का खेड़ा सत्याग्रह में स्टार्ट कर दिया गांधी जी के अंडर। और यहाँ से लोगों से धीरे धीरे करके क्या है वो आंदोलन पीक पकड़ गया और मजबूरन उनको क्या है गांधी जी और वहाँ के खेड़ा के जो लोग हैं और बाकी लीडर्स की बात माननी पड़ी। और रिजल्ट क्या रहा, फाइनली द अथॉरिटीज गेव इन एंड गेव सम कंसेशन टू द फार्मर। और ऐसे करके उन्होंने टैक्स देने के लिए भी मना कर दिया और कुछ जो किसान थे उन्हें सहायता मनी भी दी, ठीक है, कंसेशन भी दिया। तो ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर बात आती है नेक्स्ट, जो थर्ड इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। गांधी जी का तीसरे नंबर का छोटा आंदोलन है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन फेब्रवरी मार्च, अहमदाबाद गुजरात में जगह है वहां पर, इन फेब्रवरी मार्च 1918 देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुजरात मिल ओनर एंड वर्कर्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्लेग बोनस ऑफ 1970। फरवरी मार्च 1918 के आसपास गुजरात के जो मिल के मालिक थे और जो वहाँ के वर्कर्स थे उनके बीच में 1917 में जो महामारी हुई थी उसके बोनस को लेके कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। मतलब कि 1917 में गुजरात रीजन में बहुत ही बड़ी महामारी आई थी जिससे लाखों लोग मर रहे थे। तो वैसे ही अहमदाबाद में जो मिल के वर्कर्स थे वो भी सफ़र कर रहे थे। तो उस टाइम क्या हो गया कि मिल जो वर्कर्स थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया, बट मिल के मालिकों ने ये कह दिया कि आप एक काम करो, अभी काम मत छोड़ो, आपको इनकम बढ़ानी है, तो जब नेक्स्ट टाइम जब इनकम ड्यू होगी, मतलब हर साल अप्रेजल होता है, तो वैसे ही अगले साल हम आपकी आमदनी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और वर्कर्स मान गए। बाद में क्या होता है, वो मिल का मालिक मुकर गया, जब टाइम आया बढ़ाने का मुकर गया, तो ये इस बात पे वर्कर्स को गुस्सा आ गया। इनिशियली द मिल ओनर वांटेड टू विदड्रॉ द बोनस, वो देना ही नहीं चाहता था कोई बोनस। फिर बाद में जब वो आंदोलन करने लग गए तो वर्कर्स डिमांडेड अ 50% वेज हाइक, और ऐसे करके वर्कर्स जो 50% वेज हाइक मांग रहे थे। लेटर द मिल ओनर वर विलिंग टू गिव ओनली 20% वेज हाइक, और बाद में फिर वो 20% देने के लिए मिल का मालिक राजी हो गया, मगर वर्कर्स उसे लेने के लिए राजी नहीं हुए। फिर वही वाली बात, वो आंदोलन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। उसी टाइम पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट लीडर थी इस आंदोलन की। एट दिस पॉइंट गांधी जी वॉज इन्वाइटेड बाय अनुसुईया बेन साराभाई, शी रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट लीडर थी इस आंदोलन की, अनुसुईया बेन साराभाई, जो मिल के मालिक की बहन थी और गांधी जी की फैन थी। इन्होंने क्या किया, गांधी जी को बुलाया वहां पर, और फिर भाई साहब ये क्या है, गांधी जी पहली बार यहाँ पर बैठ गए। गांधी जी फर्स्ट टाइम यूज द वीपन ऑफ हंगर स्ट्राइक एंड सेटलमेंट वॉज मेड एट 35% वेज हाइक, और ऐसे करके यहाँ पहली बार भूख हड़ताल में बैठ गए। अब मिल के मालिक को भी समझ में आ रहा है कि हमारा नुकसान है, कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा, तो सेटलमेंट हुआ। 50% की डिमांड कर रहे थे, 35% हुआ कि ना तेरा ना मेरा, बीच का कर लेते हैं, तो 35% फिर वेज हाइक पे सेटलमेंट हुआ। तो ये आंदोलन भी सक्सेसफुल हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है कि पहली जो चंपारण सत्याग्रह था वो पहले छोटे लेवल का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, छोटे लेवल का असहयोग आंदोलन, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहली भूख हड़ताल है, हंगर स्ट्राइक है। तो ये छोटे लेवल की है, तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद फिर एक एक्ट आएगा यहाँ पे जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये बात याद रखना, वैसे तो ये पॉलिटी में डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो जैसे आज को देश को चलाने का भारत का संविधान है, वैसे उस टाइम पे जो संविधान था देश को चलाने के लिए जो आया था वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका दूसरा नाम था ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था जो कि जुलाई 1998 में 1918 में स्टार्ट हुआ। तो मॉन्टेगू कौन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो याद रखना ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, तो इस वजह से उस टाइम पर, तो इसलिए इसको नाम भी दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो रिफॉर्म है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म केम इनटू फोर्स इन 1921। ये कब उसमें आया, मतलब एक्शन में आया, तो 1921 से लागू हुआ। द सोल पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू इंश्योर इंडियंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट।
और इसका सोल पर्पस था कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन किया जाए सरकार में, भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया जाए सरकार में। इसी के तहत 1923 में इलेक्शंस भी होंगे, ठीक है, स्वराज पार्टी लड़ेगी, तो उस पर बात करेंगे। फिर बात आती है द एक्ट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एट द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल, और इससे केंद्र में भी काफ़ी चेंजेस हुए और स्टेट में भी काफ़ी चेंजेस हुए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चेंज था डायआर्की वॉज इंट्रोड्यूस एट प्रोविंशियल लेवल। डायआर्की मतलब होता है, डाई मतलब दो, आर्की मतलब प्रशासन, दो लोगों द्वारा प्रशासन चलाना, दोहरी प्रशासन व्यवस्था। जैसे कि एक हो गया, जैसे स्टेट में होता है ना सीएम और गवर्नर, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टेट में प्रोविंसेस में एक गवर्नर हो जाता था और एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता था, दो हेड हो गए, इसका मतलब है दो हेड। तो ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट टाइम राज्यों में डायरकी कभी किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस की गई, तो इसी गई। बाकी डिटेल में से पॉलिटी में पढ़ते हैं। फिर बात आती है रिव्यू द एक्ट आफ्टर 10 ईयर्स, और यहाँ पे इसको कितने साल बाद रिव्यू कर रहा था, 10 साल बाद। ये बात याद रखनी है आपने, साइमन कमीशन जो आएगा वो इसी शब्द की वजह से आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसको कितने साल बाद रिव्यू कर रहा था, तो आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आज में। बाकी चीज़ें हैं जो यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें कवर करेंगे।